आज हम लोग सीखेंगे जीवाणु भोजी यानी बैक्टीरियोफेज के बारे में। बैक्टीरियोफेज का क्या स्ट्रक्चर्स होता है और इसको हम लोग किस प्रकार से बना सकते हैं, इसका जो स्ट्रक्चर के साथ साथ लेवलिंग किस प्रकार से करेंगे और ये कहाँ पाए जाते हैं, इनका जीवन चक्र जो है वह कितने स्टेज में बटा होता है और जब ये किसी बैक्टीरियल सेल्स को इन्फेक्ट करते हैं अपने लाइफ साइकिल को पूरा करने के लिए यानी रिप्रोडक्शंस के लिए, तो वह कौन से स्टेजेस यानी स्टेप्स में अपनी जनसंख्या को बढ़ाते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं और ये आप लोगों के लिए यानी कि वनस्पति विज्ञान के छात्रों के लिए, बॉटनी ऑनर्स वाले स्टूडेंट्स के लिए, खास करके आपके MIC MJC वालों के लिए ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग ये जानें कि जो बैक्टीरियोफेज होते हैं ना, और इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं जीवाणु भोजी। क्या कहते हैं? जीवाणु भोजी कहते हैं। क्या कहते हैं? जीवाणु भोजी कहते हैं। यानी एक ऐसे वायरसेस जो क्या करते हैं, जीवाणु को अपना शिकार बनाते हैं। और ध्यान में रखिएगा कि ये जीवाणु भोजी जो होते हैं ना, क्योंकि ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं यानी ये सूक्ष्म जीव के अंतर्गत आते हैं, तो ये आपको मिलेंगे गंगा जल के पानी में। और इसका जो बायोलॉजिकल कारण होता है कि गंगा नदी का पानी जो है ख़राब क्यों नहीं होता है, तो ध्यान में रखिएगा कि उन गंगा नदी के पानी में यानी गंगा जल में एक विशेष प्रकार के जो हैं क्या रहते हैं, आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, सूक्ष्म जीव रहते हैं। और इन्हीं वजहों से जो है ना गंगा नदी का पानी खराब नहीं होता है। ठीक है, अब आइए टर्मिनोलॉजी देख लेते हैं कि बैक्टीरियोफेज जो होता है वह दो शब्दों से मिलकर के बना होता है। एक होता है बैक्टीरिया जिसका मतलब होता है जीवाणु, और दूसरा है फेज या इसको हम लोग बोलते हैं किलिंग या अटैक, यानी एक ऐसा वायरस जो किस पर अटैक करता है, बैक्टीरिया पर अटैक करता है। ठीक है, तो उसको हम लोग बैक्टीरियोफेज कहते हैं। अब आइए डिस्कवरी की बात करें तो दो वैज्ञानिक थे, एडवर्ड टीवॉट थे 1915 ईस्वी में, और डी हेरेले नाम के वैज्ञानिक ने क्या किया, इस बैक्टीरियोफेज के बारे में सबसे पहले पता लगाया। अब हम लोग देख लेते हैं कि बैक्टीरियोफेज का संरचना यानी स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो आइए हम लोग सीखते हैं कि जीवाणु भोजी को हम लोग किस प्रकार से ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इस तरह का हम लोग जो है हेड बना लेंगे। ठीक है, ये शीर्ष वाला जो पोर्शंस है हेड साइड वाला, तो इस तरह का हम लोग क्या करेंगे, इस तरह का स्ट्रक्चर बना देंगे जो इस प्रिज्म के जैसा होगा। ठीक है, इस तरह से हेड बना लिए। अब उसके बाद जो है इस तरह से कर लेंगे। फिर हम लोग इसके अंदर में जो है हम लोग इस तरह का स्ट्रक्चर्स बनाएंगे। ठीक है, ये हो गया, ये तो सिर वाला पोर्शंस हो गया। अब देखिए ये है नेक, क्या है, नेक वाला पोर्शंस है। फिर हम लोग बनाएंगे हेलिकल शीथ। क्या बनाएंगे? हेलिकल शीथ कुछ इस तरह का होता है, और इसमें लगे होते हैं आपके हेक्सागोनल बेस प्लेट्स लगे रहते हैं जिसमें आपके टेल पिन रहते हैं। क्या रहते हैं? टेल पिन रहते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं हेलिकल शीथ, ये फ्लेक्सिबल होते हैं, यानी कि यह परिस्थिति के हिसाब से ये जो है अपनी स्थिति को बदल सकता है, यानी कि ये सिकुड़ सकते हैं, फैल सकते हैं। अब आइए कि ये जो आपके हेक्सागोनल बेस प्लेट है ना, इसमें जो है आपके 6 टेल फाइबर लगे होते हैं। क्या लगे रहते हैं? 6 टेल फाइबर लगे रहते हैं, यानी इसमें 6 टेल लगे होते हैं। और बात करें हम लोग हेड की, तो हेड में जो है आपका डबल स्टैंडर्ड DNA रहते हैं। क्या रहते हैं? डबल स्टैंडर्ड DNA रहते हैं। ठीक इसके नीचे जो है आपका ये वाला जो पोर्शन है ये है नेक वाला पोर्शन। ठीक है, ये है आपके हेलिकल शीथ। क्या है? हेलिकल शीथ हैं। ठीक है, अब देखिए ये आपके क्या हो गए, हेक्सागोनल बेस प्लेट, हेक्सागोनल बेस प्लेट हो गया, बेस प्लेट हो गया। ये क्या हो गया? टेल पिन हो गया, टेल पिन हो गया। और इसी में लगे रहते हैं टेल फाइबर। क्या लगे रहते हैं? टेल फाइबर।
तो ध्यान में रखिएगा कि ये आपके बैक्टीरियोफेज कुछ इस तरह के दिखलाई पड़ते हैं, जिसमें हेड रीजन्स में यानी कि सिर वाला जो भाग है आपका, इसमें आपको मिलते हैं डबल स्टैंडर्ड डीएनए। ठीक नीचे में नेक मिलता है जो हेड और हेलिकल शीथ को जोड़ने का काम करता है। ये सब फिर उसके बाद नेक जैसे नीचे आते हैं यहाँ पर आपको मिलता है हेलिकल शीथ। हेलिकल शीथ जो है वह क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशंस होता है। जैसे ही हम लोग हेलिकल शीथ आते हैं तो हेलिकल शीथ जो है हेक्सागोनल बेस प्लेट से अटैच रहता है, जिसमें आपके टेल पिन जो है आपको मिलते हैं 6 और उसमें लगे होते हैं टेल फाइबर। ठीक है, तो अब हम लोग देख लेते हैं स्ट्रक्चर्स इनका एक एक करके कि स्ट्रक्चर्स में जो है इनके सबसे पहले हिस्से में अगर हेड की बात करें तो हेड जो होता है वह हेक्सागोनल होता है। क्या होता है, हेक्सागोनल होता है। और ये प्रिज्म जैसे होते हैं और ये आइकोसाहाइड्रॉन संरचना वाले दिखलाई पड़ते हैं, जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं। ये हेड वाला पोर्शंस है और जिसकी लंबाई होती है आपके 950 एंगस्ट्रॉम होती है और 650 एंगस्ट्रॉम इसकी जो है विड्थ होती है। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं और इस हेड रीजन्स में मिलता है आपको डबल स्टैंडर्ड डीएनए, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर क्या मिलता है आपको, डबल स्टैंडर्ड डीएनए जो आपके हेड रीजन्स में रहे हैं, यानी कि जेनेटिक मटेरियल्स में आपका डबल स्टैंडर्ड डीएनए मिलता है। अगर हम लोग नेक या कॉलर की बात करें तो ये जोड़ता है आपको हेड और हेलिकल शीथ को जोड़ता है। कौन भाई, तो आपके नेक वाले रीजन यानी गर्दन वाले पोर्शंस। ठीक है, उसके बाद आइए हेलिकल शीथ जो फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर्स होते हैं, यानी कि यह अपनी आकृति जो है अपना जो है ये जो आप लेंथ देख रहे हैं यह जो है परिस्थिति के हिसाब से क्या होता है, घटता बढ़ता है, यानी सिकुड़ता और फैल सकते हैं। उसके बाद आइए हेक्सागोनल बेस प्लेट है, इसमें 6 स्मॉल टेल पिन लगे हुए हैं, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। इस तरह से उसमें क्या लगा हुआ रहता है, पिन लगा रहता है और इसी पिन में जो है आपके अलग अलग जो है 6 संख्या में टेल फाइबर्स लगे होते हैं, जिसकी लंबाई जो है 1500 एंगस्ट्रॉम जो है लॉन्ग होती है। और इसी टेल पिन और टेल फाइबर की मदद से यह बैक्टीरियोफेज जो होता है वह किसी होस्ट सेल्स पर आसानी से एडजस्टमेंट करके बैठता है। ठीक है, अब आ जाइए ये जो बैक्टीरियोफेज होते हैं यह किस प्रकार से अपने आप को मल्टीप्लाई करते हैं, यानी जिस तरह से अपनी जनसंख्या बढ़ाएगा तो इसमें जो है अलग अलग स्टेजेस होते हैं। तो इसके पहले चरण में क्या होता है कि अटैचमेंट्स ऑफ वायरसेस होते हैं, किसके साथ, सेंसिटिव बैक्टीरियल सेल्स के साथ। तो चलिए यहाँ पर हम लोग जो है सीखते हैं कि किस तरह से जो है इसके लाइफ साइकिल्स में, यानी कि जो बैक्टीरियोफेज का रिप्लिकेशंस होता है, यहाँ पर कौन कौन से स्टेजेस होते हैं। तो ये आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो हम लोग एक डायग्राम्स बनाते हैं यहाँ पर और हम लोग इसको आसानी से हम लोग समझेंगे। तो होता क्या है कि पहले स्टेज में ना, जैसे मान लिया जाए ये आपका बैक्टीरिया है, क्या है, बैक्टीरियल सेल्स है। ठीक है, अब देखिए ये क्या है, आपके बैक्टीरियोफेज है, यानी फेजेस सेल है। जैसे ही क्या होता है, ये आपके क्या हैं, बैक्टीरियल सेल्स, क्या है, बैक्टीरियल सेल्स हैं। ठीक है, और ये क्या है, बैक्टीरियोफेज यानी फेज सेल्स हैं। ठीक है, फेज सेल्स हैं। अब क्या होता है, पहले स्टेज में अटैचमेंट्स ऑफ वायरसेस टू सेंसिटिव बैक्टीरियल सेल्स। ध्यान दीजिएगा कि जब क्या होता है, एक बैक्टीरियल सेल्स जो अपने स्वतंत्र रूप से विचरण कर रहे हैं और ये आपके बैक्टीरियोफेज क्या होते हैं, सबसे पहले इसका अटैचमेंट्स होता है होस्ट सेल के साथ। उसके बाद है पेनिट्रेशंस ऑफ सेल वायरसेस, यानी कि ये जैसे ही क्या होते हैं बैक्टीरियल सेल्स पर आते हैं, टेल फाइबर और टेल पिन की मदद से जो है अपने आप को एडजस्टमेंट करते हैं। ठीक है, और टेल पिन की मदद से जो है इस तरह से व्यवस्थित रहते हैं ताकि अगर ये जो है झटका भी दे बैक्टीरियल सेल, यानी जर्क भी लगे, तो इसका जो है इस पर कोई प्रभाव ना पड़े, यानी कि सीधा सीधा समझिए एडजॉर्प्शंस होने वाला है, अटैचमेंट्स होने वाला है। ठीक है, दूसरा है पेनिट्रेशंस ऑफ सेल वायरसेस, यानी पेनिट्रेशन, तो जितने भी सारे इसके जेनेटिक मटेरियल्स हैं आपके डबल स्टैंडर्ड, वह कहाँ आते हैं, इस बैक्टीरियल सेल्स के अंदर में प्रवेश कर जाते हैं। तो पहला नंबर में एडजॉर्प्शंस आया,
अटैचमेंट्स हुआ, दूसरा में क्या हुआ, जेनेटिक मटेरियल्स प्रवेश कर गया। ठीक है। तीसरा देखिए रिप्लिकेशंस ऑफ सेल वायरसेस हैं, यानी कि ये जो आपके वायरसेस हैं, जेनेटिक मटेरियल है, इसका अब क्या होना है, रिप्लिकेशन होना है, यानी कि अपनी ये कॉपी बनाएगा और प्रोडक्शंस ऑफ प्रोटीन कैप्सुमर्स, यानी कि अगर हम लोग देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको मिलने वाला है किस तरह से स्ट्रक्चर्स, तो यहाँ पर ये हम लोग कहाँ पर पहुँच चुके हैं, 4th स्टेज में पहुँच चुके। तो प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन कैप्सुमर्स, तो यहाँ पर जो है इसके फेज के जो है अलग अलग स्ट्रक्चर्स तैयार होने वाले हैं, यानी हेड वाला पोर्शंस हो जाएगा, ठीक है, नेक वाला हो जाएगा, हेलिकल सीथ वाला हो जाएगा, टेल पिन के साथ टेल फाइबर्स, ये कुल मिलाकर के सारे अंग बनेंगे। फिर इसकी जो है असेंबल होंगी, यानी कि ये सारे के सारे जो है पुनः दूसरे स्टेज में क्या होगा, ये सब के सब अंदर में बैक्टीरियोफेज जो है ये सारा का सारा जुड़ जाएगा। इस तरह से ये सारा फेज क्या हो जाने वाला है, असेंबलिंग होने वाली है। और जैसे ही क्या हो जाए, असेंबल पूरा हो जाएगा, मैच्योर होकर के वह क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा एक बैक्टीरियल सेल से। तो आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि सबसे पहले जो है स्टेज में, चरण में क्या होता है, अटैचमेंट होता है, यानी कि बैक्टीरियोफेज जो है बैक्टीरिया सेल्स के करीब आते हैं। अटैचमेंट्स होता है आपके टेल पिन और टेल फाइबर हेक्सागोनल बेस प्लेट की मदद से। फिर उसके बाद क्या होता है, पेनिट्रेशन होता है, जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरियोफेज से प्रवेश करते हैं। फिर उसके बाद रिप्लिकेशन होता है बैक्टीरियोफेज के जो है जेनेटिक मटेरियल्स का। फिर अलग अलग कैप्सुमर्स बनते हैं, पार्टिकल्स बनते हैं, जैसे कि हेड हो गए, नेक हो गए, हेलिकल सीथ हो गए, ये सारा का सारा जो है ऑर्गन सिस्टम बनने वाला है। और उसके बाद क्या होगी, असेंबल, मैच्योरेशन और रिलीज होगा। तो अब आइए देखिए लाइफ साइकिल में क्या होता है इनके साथ, लाइटिक और लाइसोजेनिक, यानी कि जब बैक्टीरियोफेज अपना क्या कर लेगा, स्टेज यानी मल्टीप्लिकेशन कर लेगा, तो अगर वह बैक्टीरिया को किल करके आता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वायरुलेंट फेज कहेंगे, है ना। तो इसमें वह क्या करेगा, बैक्टीरियोफेज को किल कर देगा। लेकिन लाइसोजेनिक में क्या होता है, वह किसी एक पोर्शन से जो है वह क्या करेगा, रिलीज होगा। तो इस कंडीशंस में उसको हम लोग क्या कहते हैं, लाइसोजेनिक कहते हैं। तो ध्यान में रखिएगा, ये आप लोगों के लिए ऑब्जेक्टिव के दृष्टिकोण से बेहद ही महत्वपूर्ण होंगे कि दैट टाइप ऑफ लाइफ साइकिल्स ऑफ बैक्टीरियोफेज नोन एज द वायरुलेंट फेज। तो यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का लाइटिक हो जाएगा, और ए वायरुलेंट क्या हो जाएगा आपका, लाइसोजेनिक हो जाएगा। तो ये आपका हो गया MJC MIC के लिए जो है आपके बॉटनी पेपर्स का जो है बैक्टीरियोफेज स्ट्रक्चर्स एंड लाइफ साइकिल के साथ साथ हम लोगों ने सीखा मल्टीप्लिकेशंस ऑफ बैक्टीरियोफेज, यानी कि बैक्टीरियोफेज जो है किस प्रकार से अपनी जनसंख्या को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, किस तरह से बैक्टीरियल सेल को इन्फेक्ट करते हैं, संक्रमित करते हैं और साथ साथ अपनी जनसंख्या बढ़ाते हैं।